गुड इवनिंग एवरीवन। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? गुड इवनिंग मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। कैसे हो आप सब? बढ़िया। यस मैम। ओके, ठीक है। देखो, लास्ट क्लास में हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट किया था, थोड़े से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए थे। तो मैं अब आपको यहाँ पे थोड़े से वही फॉर्मूलाज आगे बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स आए जिसमें एक कायरल सेंटर या एक डबल बॉन्ड ना होके एक से ज्यादा हो, उस केस में आपको कौन से फॉर्मूले यूज करने होते हैं, ठीक है? तो जिनकी ज्यादा मतलब चांसेस है कि वहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, मैं सिर्फ उन्हीं दो रूल्स को, 2-3 रूल्स जो है या फॉर्मूलाज है उनको लिखवाऊंगी, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पे ओके, लास्ट टाइम हमने जो केस 1 किया था वो केस 1 हमारे पास कुछ इस तरीके से था कि हम वहां पे कैलकुलेट कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमर्स या फिर कह सकते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है? तो जब स्टीरियो आइसोमर्स की कैलकुलेशन हम कर रहे थे तो उस केस में जो केस 1 था उसने क्या कहा था? केस 1 ने कहा था कि इफ वी हैव वन कायरल सेंटर, ठीक है, या फिर एक कायरल सेंटर ना होके उस सिस्टम में कोई एक ऐसा डबल बॉन्ड है विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना?
विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये हमारा फर्स्ट केस हुआ था और इसका आंसर आया था हमारे पास 2। सिंपली कि अगर कोई एक कायरल सेंटर होगा तो दो ही स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, एक को बोल दो प्लस एक को बोल दो माइनस, या फिर एक डबल बॉन्ड होगा जो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन शो कर सकता है। तो एक डबल बॉन्ड होगा सिस, दूसरा होगा ट्रांस, या एक होगा ई दूसरा होगा जेड। यहां तक हुआ था। नाउ केस 2, हमारे पास केस 2 क्या बनता है कि जरूरी नहीं है कायरल सेंटर एक ही होगा, जो हमारे पास कायरल सेंटर है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो हम यहाँ जब एक से ज्यादा है तो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। किस तरीके से? एक केस हमने लिया है जब हमारे पास प्लेन प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और एक हम लेंगे जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो मीजो कंपाउंड्स के साथ रिलेटेड होती है। तो अगर किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो उसकी कोई ना कोई एक आइसोमेरिक फॉर्म जो है वो मीजो फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है। बट अगर प्लेन नहीं होगा तो फिर उसमें मीजो फॉर्म नहीं होगी। इसलिए दो कैटेगरीज बनी है, लाइक केस 2 के बाद केस 3 भी हमारे पास आएगा। तो केस 2 के लिए आप लिखेंगे कि ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं मॉलिक्यूल विथ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल विद नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। हम इस मॉलिक्यूल की बात करने जा रहे हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी। चाहे कैसा भी स्ट्रक्चर उसका किसी भी फॉर्म में बनाने की कोशिश कर लो, उसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। उस केस को हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आइसोमर्स का क्या मतलब होता है? उनके डिफरेंट ओरिएंटेशन करके अलग अलग फॉर्म्स बनाना, और उन अलग अलग फॉर्म्स में से अगर आपको लगता है कि किसी एक जगह पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, किसी एक जगह पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो वो इस केस को बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे वही हमारे पास ये जो फॉर्मूलाज आगे मैं बताऊंगी, सिर्फ उसी सिस्टम में आप लगाओगे जहां पे आपको लगता है कि इस मॉलिक्यूल को आप कैसे भी अरेंज करके लिख लो, उसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती। तो इसके लिए हमारे पास दो चीजें रहती है। पहला, हम ऐसे केस में कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स, और उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है 2⁻n। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2⁻n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स या एसिमेट्रिक सेंटर्स। n इज द नंबर ऑफ कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर। मतलब आपके पास मॉलिक्यूल में जब हमने लिखा है, अच्छा, मॉलिक्यूल विद नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड more than one chiral center and more than one chiral center, ये केस बना पूरा प्रॉपर। अगर मैं इसको कंप्लीट देखूं तो कंप्लीट केस मेरे पास ये कुछ ऐसे बना कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एक से ज्यादा, क्योंकि एक वाला तो हमारे पास यहाँ चला गया था, अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स है और उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, और आपसे पूछा जाता है कि ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करके बताओ, तो आप फॉर्मूला पुट करोगे 2⁻n, जिसमें n का मतलब है नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। अगर उसमें मान लो 5 कायरल सेंटर है तो 2⁻5 आ जाएगा, अगर 3 है 2⁻3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है वो हमारे पास टोटल ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। अब यहीं पे हमारे पास दूसरी चीज इसी सिस्टम में पूछी जा सकती है, नंबर ऑफ मीजोफॉर्म्स। तो आंसर हमारे पास सीधा सीधा होगा 0। क्यों? हमने पहले ही कह दिया कि ठीक है, मोर देन 1 कायरल सेंटर है, एक से ज्यादा कायरल सेंटर मिलेंगे, लेकिन हमने कहा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो मीजोफॉर्म की बात नहीं करेंगे। नो डाउट वो क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको बना सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल दे दिया जिसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, कायरल सेंटर एक से ज्यादा है, बट आपसे पूछता कि बताओ इसकी कितनी मीजोफॉर्म हो सकती है, तो आपने वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा आंसर कर देना है 0, अगर आपको लगता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो।
और अगर इसी में आपसे वो ऐसे लिख के नहीं देता कि ऑप्टिकली एक्टिव बताओ, या ऐसे लिख के नहीं देता कि मीजोफॉर्म बताओ, वो आपको यहाँ पे लिख के देता है कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताओ, तो आपके पास आंसर आएगा A+B, यानी अल्टीमेटली फिर इसका फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा 2⁻n, क्योंकि मीजोफॉर्म तो कभी आएगी नहीं इसमें, तो जो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स होंगे वही एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास यहाँ बनेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकेंड केस, जो सबसे ज्यादा, इवन आपके नहीं हायर एग्जाम्स में भी अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है तो वो इसी वाले फॉर्मूले से बनता है 2⁻n, सबसे ज्यादा, अगर उसने ऐसा सिस्टम दिया है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला आता है। यही दो फॉर्मूलेज हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो तीसरा केस लिख लीजिए यहाँ पे। थर्ड केस हमारे पास है मॉलिक्यूल विथ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड हैविंग, केस थर्ड है हमारे पास मॉलिक्यूल विथ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड हैविंग even number of chiral centers, even number of chiral centers। ठीक है, अब क्या है, इसमें भी एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, बट कायरल सेंटर क्या है, इवन नंबर में 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। और डिफरेंस क्या है, ये हमारे पास था जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, ये अब सिस्टम वो आ गया है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल की 6 आइसोमर्स बन सकते हैं, 6 फॉर्म्स बन सकती हैं, तो उन 6 फॉर्म्स में से अगर हमारे पास किसी भी फॉर्म में, 6 फॉर्म्स में से किसी भी फॉर्म में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें मिलती है तो वो हमारे पास होगा केस 3। आप लोगों को आवाज वगैरह सही आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही एक्चुअली। मैम आ रही है आवाज आपकी। मैम आपकी तो आ रही है। मुझे कुछ भी नहीं इसमें, मतलब कोई चैट करके कुछ लिख के बताओ जरा एक बार, वॉइस प्रॉपर आ रही है या नहीं। हाँ, हैंड रेज किया है वो पता चल रहा है, माइक ऑन हो रहा है वो पता चल रहा है। यस मैम, अच्छा ठीक है, आप लोगों की नहीं आ रही मुझे। ओके ओके ठीक है, ऑल राइट, चलो ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके जी, ओके ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारे पास जो केस थर्ड है, वो केस थर्ड क्या रहेगा, केस थर्ड हमारे पास है यहाँ पे मॉलिक्यूल विद प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड हैविंग इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। तो जब इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स होंगे तो उसमें हम यहाँ पे अगेन फर्स्ट चीज क्या पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स। तो इसके लिए जो आप फॉर्मूला यूज करते हो वो हमारे पास फॉर्मूला है 2⁻n-1। वहां पे था 2⁻n, यहाँ पे है 2⁻n-1। और ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आना हो तो इस फॉर्मूले को यूज करके बहुत ज्यादा बार यूज किया जाता है और आंसर निकलता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास ना कोई एक ऐसी फॉर्म जरूर बनेगी मॉलिक्यूल की जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी देन डेफिनेटली इसकी मीजोफॉर्म भी एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स हैं 2, 4, 6, 8। तो हमने मीजो में यही पढ़ा था कि एक से ज्यादा कायरल सेंटर होना चाहिए और हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो वो ये कह रहा है कि इस मॉलिक्यूल में कभी ना कभी किसी न किसी रीअरेंजमेंट में प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर मिलेगी। तो नंबर ऑफ मीजोफॉर्म्स अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आता है 2⁻n-2/2। ध्यान में रखिएगा, आप हैंड रेज तो कर रहे हो लेकिन मुझे ना यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। एक हेलो मिनट। मैम। हेलो। हाँ,
हो जाएगी कनेक्ट आई गेस। हेलो मैम। हाँ जी, मैम आपने ये लिखा ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे या इनएक्टिव आएंगे, क्योंकि जब बोलिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री सब में नहीं होगी ना। हाँ, अभी प्रॉपर वॉल्यूम आ रही है। सब में नहीं होगी। जैसे अभी मैं आपको एक मॉलिक्यूल दूं इस तरीके से, मेरे पास ये है OH CH3, ठीक है। अब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं यहाँ पे रखती हूँ, लेकिन अब मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे बना रही हूँ। तो पहले तो मुझे ये चेक करके बताओ कि आप इन दोनों को स्टीरियो आइसोमर बोलोगे या नहीं। दोनों स्टीरियो आइसोमर्स है या नहीं आपस में, या आइसोमर्स ही मान के चल लो है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये दोनों ही इसकी फॉर्म्स हुई ना। बट अगर मैं इस फॉर्म में इसको लिखती हूँ तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, बट इस फॉर्म में लिखती हूँ तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो इस मॉलिक्यूल को मैं किस कैटेगरी में रखूंगी, मैं केस थर्ड में रखूंगी कि यस, इस मॉलिक्यूल के पास कभी ना कभी ऐसी रीअरेंजमेंट भी मिलेगी जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो ये केस थर्ड में आएगा, ठीक है। हाँ, तो अब मेरे पास यहाँ पे अगर इसमें फिर अब मैंने तो सिर्फ एक फॉर्म बना के दी। अब जरूरी थोड़ी है कि किसी मॉलिक्यूल की सिर्फ एक ही मीजो फॉर्म बन सकती है, हो सकता है मल्टीपल भी बन सकती हो। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2⁻n-2/2, और n-2/2 पावर में है, जिसमें अगेन n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। जितने कायरल सेंटर होंगे उससे -2/2 करके कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे बताती हूँ, बट उससे पहले इसमें एक चीज और ऐड कर लो, और वो है टोटल। अगर वो सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स पूछता है, क्योंकि मीजो फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसलिए मीजो को अलग रखा जा रहा है। तो अगर वो आपसे सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव पूछता है, देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला 2⁻n-1। अगर वो आपसे मीजो फॉर्म पूछता है तो आपका फॉर्मूला होगा 2⁻n-2/2। बट अगर आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो आपका आंसर होगा A+B। मींस आपको ये दोनों चीजें अलग अलग निकाल के ऐड करनी पड़ेगी। जैसे मैं इसके लिए एक सिंपल सा भी जिस फॉर्मूले की बात हो रही थी उसी को लेती हूँ। ये है CH3, देन मेरे पास है CHOH, देन अगेन CHOH, और मेरे पास है CH3। और मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे ये तीनों चीजें कैलकुलेट करके बताओ। और ये क्यों इसी फॉर्मूले में या इसी कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया था अगर मैं इसको फिशर में ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 कार्बन है। तो फर्स्ट अगर मेरे पास CH3 है तो सेकंड वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और OH ग्रुप रहेगा, एक हाइड्रोजन और एक OH। थर्ड वाले कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन और OH। फोर्थ वाला क्या है, सिंपल CH3। तो इस तरह से अगर मैं इस मॉलिक्यूल की ये फॉर्म बनाती हूँ तो जरूरी थोड़ी है ऐसे ही फॉर्म बन सकती है। OH को अपोजिट भी रखा जा सकता है जिसमें प्लेन एब्सेंट हो जाएगा। सो अब आपको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को ये देख के आपने पता लगा लिया कि थर्ड कैटेगरी में रखना है। तो जरा तीनों फॉर्मूला पुट करो और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है A, B और C में। पहले निकालो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स। अरे बताओ फटाफट फर्स्ट के लिए। 2⁻1 टू मैम। 2 आएगा, 2 टू मैम। 2 आएगा। अच्छा देखो 2⁻n-1 था, n-1 में आपकी n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ कायरल सेंटर। इस मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर है तो हमारे पास आएगा 2-1। 2-1 इज 1, सो 2⁻1, और आपके पास आंसर आगे किसी की भी पावर 1 होती है तो मीन्स 2। तो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर जो है वो सिर्फ इसमें 2 बनेंगे। मीजो फॉर्म कितनी आ रही है, 1। यस, मीजो फॉर्म आ गई आपके पास 1। तो टोटल अगर पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा 3। यस, 2 + 1 इज 3, जिसमें से
डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे जो पूछा फॉर्म जा रहा कैसे आई 1? है। 1 कैसे आई? 2 रेज़ टू पावर 0 बन जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 0 बन गया, यही कह रहे हो? यस मैम। हाँ, तो किसी की भी पावर 0 होती है उसका आंसर वो हमेशा 1 आता है। यस मैम। तो यहाँ पे हमारे पास था 2 - 2 0, 0/2 अगेन 0, 2 की पावर 0 हो गई, किसी की भी पावर 0 होगी तो उसका आंसर आ जाता है इक्वल्स टू 1। तो वही हमारे पास यहाँ पे आया। तो इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में आपसे वो पूछता क्या है। अगर वो सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव पूछता है तो आंसर आएगा 2, अगर सिर्फ मेसोफॉर्म पूछता है आंसर आएगा 1, बट अगर पूछता है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स तो आपके पास आंसर आएगा 3। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला पुट किया जाता है। बट आपको ये फॉर्मूलाज तो बहुत इजीली याद रहेंगे। मेन चीज होती है आपको ये चेक करना कि जो मॉलिक्यूल दिया गया है क्या उसकी किसी भी अरेंजमेंट में हमारे पास जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास। यस एक्सक्यूज मैम, ये वाला बता दो अब थोड़ा। नंबर ऑफ मेसोफॉर्म में 2n की पावर 2 कैसे लिया आपने? देखो 2 आ गया, n क्या है? नंबर ऑफ कायरल सेंटर। कितने कायरल सेंटर है यहाँ पे? 2। 2। तो हाँ, n की वैल्यू हो गई 2 -2/2। तो 2 में से 2 माइनस किया, ओके 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 0/2 है ना। 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्यों से मैम? यस मैम यहाँ पे 1 आएगा, मैम जैसे 2 आपने की बताया पावर ना 1 कि 2 आएगा। हमें अरेंजमेंट बतानी पड़ेगी ना मैम। तो जैसे आपने एक साइड में HH लिखा, दूसरी साइड में OH लिखा और प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें दिखी, लेकिन मैम अगर यही अरेंजमेंट हमने जैसे ऊपर में H और नीचे में मतलब अपोजिट कर दिया, हाँ बिल्कुल, तो मैम फिर उसका हमें कैसे पता लगाएंगे एग्जाम में? अगर मतलब हमने उसको उस वे में नहीं देखा कि इसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री खुद से देखना चाह रहे हैं कि नहीं देखना चाह रहे हैं। हाँ देखो यही मैं कहना चाह रही हूँ। वेट, यही मैं कहना चाह रही हूँ। आपने जब ऑप्टिकल एक्टिविटी का कंसेप्ट पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिसमें कायरल सेंटर होने के बाद भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, है ना। मैं ऐसा नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि अगर तो चलो बनी बनाई अरेंजमेंट वहां पे दी होगी तब तो हमें नहीं पता चल मिलेगी जाएगा। नहीं मिलेगी बनी बनाई दे दी तो फिर क्वेश्चन बचा ही क्या। यस आपको मैम। एक्चुअल में यही तो चेक करना है कि जो मॉलिक्यूल दिया गया है उसको आप किसी भी अरेंजमेंट में बनाओ। मैं सजेस्ट करूंगी फिशर चूज कर लिया करो, बहुत इजी होती है। इसमें प्लेन वगैरह ढूंढना बड़े आराम से मिल जाता है। फिशर रिप्रेजेंटेशन को लेके आप इसको अरेंज करो, बनाओ इसमें, और चेक करो कि अलग अलग फॉर्म्स जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या उसमें से किसी भी फॉर्म में प्लेन मिल सकता है क्या किसी भी तरीके से। अगर लगता है मिल सकता है तो ये केस आएगा, अगर लगता है कि प्लेन नहीं मिल सकता तो सेकंड केस आएगा। ओके। कि और एग्जांपल नहीं मिल जाएंगे? जैसे हमने एक एग्जांपल लिया ना। नहीं एग्जाम्पल तो मैं दे दूंगी अभी आपको, बट एक बार मेरे को है कि मैं फॉर्मूलाज लिखवा दूं आपको, फिर मैं क्वेश्चन देती हूँ। मैम 2/2 जो लिखा है ना आपने, वो तो हाँ 1 जी, हो जाएगा। -1 तो 1 हो जाएगा, 0 कैसे आया? कहाँ पे ये चीज? मैम 2 की पावर 1 0 आएगी ओवरऑल। तो पहले डिवाइड ही होगा ना, तो ये तो 1 हो ये जाएगा। नहीं देखो आपके पास यहाँ पे क्या, आप ये ओवरऑल हुआ है, ऐसे नहीं है, 2/2 नहीं है। अच्छा n Okay. -2/2। ओवरऑल चाहे इसको आप पूरा ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करो, n - 2/2 ओवरऑल 2 है। मैम बोलो। मैम वैसे तो हमने कायरल सेंटर पे ही फोकस करना है ना कि एन वैल्यू। यस, कायरल सेंटर पे एन वैल्यू के लिए, लेकिन केस ढूंढने के लिए पहले, हाँ जी, फर्स्ट सेकंड केस के एग्जांपल्स दूंगी मैं आपको, डोंट वरी। तो यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ पहले आपको ये देखना है कि किसी भी टाइप का प्लेन होता है या नहीं। अच्छा मैं ये भी बता देती हूँ, इस टाइप की ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला क्वेश्चन मेरे नजर में तो अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आया है। सिंपली जो एल्केन्स वाले होते हैं जिसमें ऑक्सीजन है, ऐसा वाला क्वेश्चन आया है। बट क्योंकि डे बाय डे ना कंपटीशन बढ़ रहा है तो हमें 2 कदम आगे ही चलना चाहिए, उसके लिए मैं ये क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल सा है और ये +1 +2 या किसी भी इस एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो आपका तो फिर भी लेवल BSc तक का दिया गया है सिलेबस में, तो आएगा, ये आ सकता है ये क्वेश्चन। हाँ जी मैम इस बार ना टैट में भी ना आयुपैक के क्वेश्चन पूछे थे, तो कभी हाँ, पूछते नहीं है वो टैट।
ये हाँ मैं जी। कह रही हूँ, इसके लिए तो आप सब लोग मेंटली प्रिपेयर रहे ना कि बिल्कुल पहले जैसी ही चीजें होंगी नहीं। अभी बहुत लोग कंपटीशन में है, तैयारी सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो पेपर का लेवल भी वैसा बनाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा आगे का कर रहे हैं। बट यस, आप लोग कर लोगे। अभी एग्जाम्पल्स पे आते हैं। हाँ, तो अभी तक इतना तो हो गया ना। तो यही 3 केस थे। अब मैं देती हूँ एग्जाम्पल्स, जिसमें मैं जो जो आपको बोलूंगी आप चेक करना और कैलकुलेट करके बताना मुझे, ठीक है? चलो, आपकी जीके की क्लास सुबह होती है ना, मॉर्निंग में? यस मैम। यस मैम, 7:15 बजे। 7 बजे, हाँ। सब लोग लगाते हो लाइव क्लास? नो यस मैम। मैम। यस मैम। मैक्सिमम नो मैम। कितने होते हैं उस क्लास में? 53 60 54। 65 तक। अच्छा, मैम जब से सुबह लगी मैंने तो लगाई नहीं है कभी, यस मैम, मैंने भी नहीं लगाई क्योंकि ओके। 7 बजे बेबीज। मैम, सुबह का टाइम। टाइम, ठीक है। एक्चुअली जब से लाइव क्लासेस का ये सारा शुरू हुआ है, तो मेरे पास जितने भी डिफरेंट कोर्सेज के बैचेस रहे हैं ना, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट लाइव जो है वो आपके कोर्स में आते हैं। अभी भी लाइक 85 प्लस स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। मैम आप अच्छा भी पढ़ाते हो ना। ओके, बट वही है ना, मैं टाइम का भी थोड़ा सा रहता है कि ये टाइम शायद सब लोगों को सुटेबल भी होता है ना। मैम वे देख लो 85 आते ही समझो सुटेबल ही है। हाँ जी। चलो, ये 4 एग्जांपल्स हैं। इन चारों में जितने भी फॉर्मूलाज लिखवाए गए हैं वो चारों आप फटाफट कैलकुलेट करो। केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, कौन सा है चेक करके फटाफट कर दो। केस 1 वो है जिसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है जो सिस ट्रांस शो कर सकता है, या एक ही डबल बॉन्ड है जो हमारे पास कायरल, एक ही कायरल सेंटर है जो लीवो डेक्स्ट्रो दे सकता है, या तो वो केस होगा, या फिर ऐसा होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री है और कायरल सेंटर एक से ज्यादा है, या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल सेंटर एक से ज्यादा है। ऐसे ही कुछ जाएगा। फटाफट एक बार करो ट्राई खुद से, फिर मैं करवाती हूँ। हमारे यहाँ पे इस टाइप के एग्जाम के कोर्सेज ना पंजाब के भी चल रहे हैं, जैसे मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर, उनके भी पिछले से चले थे। और जब आप लोगों का कोर्स स्टार्ट हुआ था तो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला था। कहते हिमाचल वाले स्टूडेंट्स ना बहुत हम्बल से हैं, अच्छे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था सुन के। मैंने कहा चलो ठीक है, हिमाचल आप भी वाले नाम हिमाचल से हो? रोशन के। यस, पालमपुर कहाँ से हूँ से? मैं। पालमपुर। पालमपुर से कहाँ से मैम? पालमपुर में भवारना वाली साइड से हूँ। गढ़ या भवारना में थुरल। कहाँ से? आगे तो अच्छा, पता है, थुरल से हूँ मैं। क्योंकि हम भी भवारना से है ओके। ना। थुरल, थुरल वाली साइड से हूँ मैं। ओके मैम, ओके। Actually, my maternal home is there, ma'am. ओके, I'm राइट। from Dharamshala side. Yeah. अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो फिर, आई गेस बहुत है इतना टाइम, करते हैं डिस्कस। फर्स्ट आपको दिख रहा है ये हमारे पास एक ऐसा डबल बॉन्ड है जहां पे ये कुछ नहीं लिखा है, मीन CH3 है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन है। अगर कोई बॉन्ड भी ना बनाया हो तो कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए वहां हाइड्रोजन रखा जाता है। तो सिंपली आपके पास ये एक ऐसा डबल बॉन्ड था जिसको एक तरफ मिल रहा था मिथाइल और हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ मिल रहा था CH2 CH3 इथाइल और हाइड्रोजन। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास यहाँ अगर एक कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट मिल रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड सिस ट्रांस शो कर सकता है। यही हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन शो करने के लिए, कि डबल बॉन्ड के ऊपर एक ही कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं होने चाहिए। A शुड नॉट बी इक्वल टू B एंड C शुड नॉट बी इक्वल टू D। तो वो बिल्कुल ठीक था। यहाँ पे इस तरफ था हमारे पास मिथाइल, इस तरफ था इथाइल, CH2 CH3। तो इस वजह से अब यहाँ पे मेरे पास सिंपल सिंपल आंसर आ जाएगा सीधा 2। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी 2। क्या ये क्वेश्चन समझ आया सब लोगों को? हाँ मैम जी। एक बार रिपीट कर दो।
ठीक है, देखो आपको क्या करना था, आपको यहाँ कोई कायरल सेंटर तो मिला नहीं इस सिस्टम में, सिर्फ एक डबल बॉन्ड मिल रहा था। तो आपको चेक करना था क्या ये डबल बॉन्ड इस रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। क्या रूल है कि जब डबल बॉन्ड जिस दो कार्बन के बीच में होता है उसमें से एक कार्बन के जो दो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, एक तरफ मिथाइल था दूसरा हाइड्रोजन था, तो मिथाइल और हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट हैं, यानी बिल्कुल अच्छी बात है कि सी और डी कभी भी सेम नहीं होने चाहिए थे, एक कार्बन के दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट चाहिए थे, मिले। जब दूसरे कार्बन पे मैं गई जहां पे डबल बॉन्ड बन रहा था, तो उसमें भी एक तरफ हाइड्रोजन था दूसरी तरफ था CH2CH3 मतलब इथाइल ग्रुप, CH2CH3 मतलब इथाइल ग्रुप। तो इथाइल और मिथाइल दोनों डिफरेंट होते हैं, चलो वो तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं थी, ये दोनों चाहे सेम भी होते तब भी चलता। हमें मेन चाहिए होता है कि एक कार्बन के जो दो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो सेम नहीं होने चाहिए थे। तो एक था इथाइल एक था हाइड्रोजन, तो दोनों ही हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट थे। दैट्स व्हाई हमने कहा कि ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो इसके दो टोटल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, जिसमें से एक फॉर्म होगी सिस और दूसरी होगी ट्रांस। इसके अलावा और कोई स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ क्या आंसर आया आप लोगों का। 2 हाँ, 2 क्यों आया है? 1 कायरल क्योंकि सेंटर। यस, 1 कायरल सेंटर। देखो इस कार्बन पे एक तरफ OH है, एक तरफ CH2CH3 है, CH2CH3 का मतलब इथाइल, दूसरी तरफ था CH2CH2CH3, 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल, दोनों डिफरेंट हो गए, OH डिफरेंट हो गया। और यहाँ पे चौथी चीज जो हमें नहीं दिख रही है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन H। तो इट मींस यहाँ पे कायरल सेंटर है, चारों बॉन्ड्स डिफरेंट हैं, चारों बॉन्ड डिफरेंट रहेंगे और एक ही कायरल सेंटर होगा, तो उस केस में भी टोटल स्टीरियो आइसोमर हमारे पास सिर्फ कितने बनेंगे, 2। एक होगा प्लस एक माइनस, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, जो मर्जी कह लो। ठीक है, तीसरे में बताओ पहले तो कि ये कौन सा केस लग रहा है आपको, केस 1, 2 या 3? केस 2 ठीक है, ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है केस 2 सॉरी केस 1। तो ये हो गया ना जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है या एक कायरल सेंटर है। तो ये हमारे पास अगर मैं लिखने की कोशिश करूं अगेन 1 2 3 4 कार्बन थे। तो जैसे फर्स्ट मेरे पास था CH3, दूसरे के पास है H और OH, तीसरे के पास है OH और H। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी कि सेम साइड ही रखूं ताकि प्लेन का अंदाजा लगे, अपोजिट का तो मुझे पता है हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास आ गया COH। तो अब क्या हुआ, ये और ये ग्रुप हो गए डिफरेंट, और जब दोनों ग्रुप्स हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट होंगे तो इट मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे बिल्कुल इक्वल हाफ चाहिए थे, दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए थे। तो इस मॉलिक्यूल को आप चाहे ऐसे लिखो चाहे OH को अपोजिट करके लिख लो, आप, मेरा कहने का मतलब है दूसरी फॉर्म ऐसे करके लिख लो, एक OH यहाँ एक OH यहाँ, तब भी प्लेन नहीं मिलेगा। अगर दोनों को सेम साइड रख दिया तब भी प्लेन नहीं मिलेगा। ये मैं कहना चाह रही थी केस 2 के लिए कि अगर मेरे पास किसी भी अरेंजमेंट से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी तो उसमें आप जो सेकंड केस के फॉर्मूलाज बताए गए थे वही लगाओगे। और उसमें हमारे पास था कि अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछे जा रहे हैं तो फॉर्मूला होगा 2⁻n। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2⁻n में 4 आएगा, 2 मैम 2 आ जाएगा। यस, कायरल सेंटर का नंबर यहाँ पे 2 है, तो आपके पास n की वैल्यू हो गई 2, तो मीन्स 2⁻2, 2 into 2 is 4। तो अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछे हैं इस थर्ड के लिए तो आपका आंसर आएगा 4। अगर मीजोफोर पूछी है तो आंसर आएगा 0। और अगर टोटल पूछा है तो आंसर आएगा 4 + 0 is 4। यस, ठीक है, क्लियर हो गया। और फोर्थ एग्जांपल सेम वही है जो आपने अभी अभी केस थर्ड किया, क्योंकि COH और COH सेम है, तो इसमें भी हम बाकी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। जो आपके पास फोर्थ एग्जांपल है इट विल बिलोंग टू केस थर्ड। जो ये था ये बिलोंग कर रहा था केस 2 को, ये दोनों बिलोंग कर रहे थे हमारे पास केस 1 को। ठीक है,
तो इसमें आपके पास यहाँ पे नीचे आपको स्क्रीन दिख रही है, काफी स्पेस है, यहीं पे कर रही हूँ मैं। नीचे हमारे पास यहाँ पे लिख रही हूँ, फर्स्ट था ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिसके लिए फॉर्मूला था 2⁻n-1। कितने कायरल सेंटर है इसमें? 2। एक ये कायरल सेंटर है, एक ये कायरल सेंटर है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 - 1 = 1। सो टोटल हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स हैं, वो हमारे पास है 2। मीसोफॉर्म कितनी आई? 1। फॉर्मूला था 2⁻n-2/2। तो इसमें अगेन वही लगेगा सारा, तो 2⁻0 हो जाएगा, तो टोटल आंसर आ जाएगा 1। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव अलग से नहीं पूछा है, मीजो अलग से नहीं पूछा है, सीधा लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो आंसर आ जाएगा 3। 2 + 1 इज, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये फॉर्मूलाज यूज होते हैं अगर स्टीरियो आइसोमर्स से रिलेटेड पूछना है उनको तो। बट हमारे पास सिर्फ ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड या ऑप्टिकल इनएक्टिविटी से रिलेटेड ना पूछ के कई बार ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड्स दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताओ ये डबल बॉन्ड कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकता है, उसके लिए हमारे पास अलग फॉर्मूलाज है। ये जो हमने फॉर्मूलाज किए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ वाले थे। अगर हमसे पूछा जाता है इनैंशियोमर डायस्टीरियोमर, ये वो वाला पार्ट था। अगर पर्टिकुलरली हमसे सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का पूछा जाता है उसके लिए अलग फॉर्मूलाज हैं, वो आगे लिखिए। मैगी बोला आप जाओ दादी ने ना। माइक ऑन है किसी का? सेकंड एग्जांपल रिपीट कर दो। सेकंड एग्जांपल में बताओ क्या डाउट है आपको? एक कायरल सेंटर है इस पे, तो एक कायरल सेंटर अगर होगा तो उसमें सिंपली हम लिख देते हैं कि 2 ही स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। कैसे? इस तरफ आपके पास 2 कार्बन वाली चेन थी, CH2 CH3 मतलब इथाइल। इस तरफ आपके पास 1 2 3 3 कार्बन वाली चेन थी मतलब प्रोपाइल। OH अलग, हाइड्रोजन अलग। किसी कार्बन पे अगर 4 सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट मिलते हैं तो हम कहते हैं उस पे कायरल सेंटर है। और अगर उस पे कायरल सेंटर है तो एक कायरल सेंटर अगर किसी भी मॉलिक्यूल में होगा तो उसकी सिर्फ 2 ही फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। एक जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमारे पास क्या है? अगेन वही बात आ गई कि केस कैसे कैसे बन सकते हैं। तो हमारे पास ना यहाँ पे सबसे पहली बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में केस 1 क्या बोलता है कि एक ही डबल बॉन्ड है। वैसे तो वो हमने स्टीरियो में भी किया था। अगर हमसे वो सिंपली भी पूछता है एक डबल बॉन्ड दिया है तो स्टीरियो आइसोमर तो मैं ले ही सकती हूँ, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर की 2 फर्दर कैटेगरीज बनी है, ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल। बट स्पेसिफिकली मान लो उसने ज्योमेट्रिकल वर्ड ही यूज किया है और आपके पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है और कुछ नहीं, और पूछ रहा है कि बताओ इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, तो सीधा सीधा आंसर आएगा, if number of double bond is 1 तो number of geometrical isomers is 2। एक होगा सिस, दूसरा होगा ट्रांस। ये वही केस आ गया जो हमने पहले किया। हम वहां पे कायरल सेंटर का भी ले रहे थे या डबल बॉन्ड का भी ले रहे थे। अब स्पेसिफिकली सपोज आपको सिर्फ डबल बॉन्ड देके वो पूछता है तो आप तब भी यही फॉर्मूला लगाओगे। एक डबल बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो उसके 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या 2 ही स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं, एक उसकी सिस फॉर्म, एक उसकी ट्रांस फॉर्म। बट यस वो डबल बॉन्ड, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज 1, ब्रैकेट में लिख लेना विच इज capable of showing geometrical isomerism,
विच इज कैपेबल ऑफ शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब जो हमारे पास डबल बॉन्ड है उसमें ये वाली कंडीशन हमेशा फुलफिल हो कि A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज नॉट इक्वल टू D। अगर दोनों जगह पे ये फुलफिल होती तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अगर मैं आपको ऐसे दे दूं कि CH2 डबल बॉन्ड मिथाइल एंड मिथाइल, बताओ भाई इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे? अब डबल बॉन्ड तो इसमें भी एक है, बट इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन पे जो दो सब्स्टिट्यूएंट है वो दोनों क्या है? सेम। यहाँ पे भी दोनों क्या है? हाइड्रोजन्स। तो बेशक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी एक है, बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है कि मैं उसी डबल बॉन्ड की बात कर रही हूँ जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। चल, इसमें तो फॉर्मूला लगा ही नहीं, सीधा सीधा आंसर आ गया 2। दूसरा हमारे पास है इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज मोर देन 1, ठीक है, इज मोर देन 1। या आप ये कर सकते हो इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2, या तो 2 या 2 से ज्यादा। अब 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड तो हो सकते हैं, बट उसमें भी हमारे पास फर्दर 2 कैटेगरीज बनी है। कैटेगरीज क्या बनी है कि इफ द एंड्स आर डिफरेंट, या फिर इफ द एंड्स आर सेम। इफ द एंड्स आर डिफरेंट, इफ द एंड्स आर सेम, क्या मतलब है इस चीज का? पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अगर आपके पास सपोज कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया गया है जिसमें एंड्स क्या है? डिफरेंट है, ऐसा दे दिया आपको। अच्छा, फॉर्मूला उस केस में आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाएगी 2n, सिंपली वेयर n इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, वेयर n इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। और अगर आपके पास एंड्स बिल्कुल सेम है तो हमारे पास फॉर्मूला आता है 2n-1 प्लस 2r-1। और ये जो रो की वैल्यू है 2r-n-1 प्लस 2r-1, ये जो रो की वैल्यू है हमारे पास, ये डिफरेंट आएगी जब डबल बॉन्ड्स का नंबर इवन होगा, जब डबल बॉन्ड्स का नंबर ऑड होगा। तो ये भी साथ में लिख लो, बाकी आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझाती हूँ, तो यहाँ पे आप साथ में लिख लेना। इफ इसी केस की बात हो रही है, इफ डबल बॉन्ड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इवन, तो इवन के केस में जो हम रो है वो निकालते हैं n/2, एंड इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज ऑड तो हम निकालते हैं रो इज इक्वल्स टू n+1/2। पहली बात तो ये थी मैम, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, मैं कर रही हूँ सेट, अभी ठीक है। मैम ऊपर दिख नहीं रहा। कर रही हूँ सेट, अभी दिख रहा है ना? यस मैम। देखो, अगर आप लोगों ने फॉर्मूलाज लिख लिए तो मैं अब आती हूँ एग्जांपल के साथ वापस। मैंने यहाँ पे कहा कि सेकंड केस मेरे पास ऐसा है जिसमें जो डबल बॉन्ड्स का नंबर वो 2 या 2 से ज्यादा है, बट 2 या 2 से ज्यादा होने के साथ साथ एक नई चीज जो निकल के आती है वो ये कि जहां से डबल बॉन्ड शुरू हुआ और जहां पे ये डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है इन कॉन्जुगेशन,
तो उसमें मेरे पास जो इसका यहाँ पे ग्रुप दिया गया है वो और जो यहाँ पे ग्रुप दिया गया है, एक एंड से दूसरे एंड पे जो ग्रुप्स दिए गए हैं वो है डिफरेंट, वो है डिफरेंट। तो अगर मेरे पास वो डिफरेंट हैं दोनों ही आर ग्रुप्स, तो मेरे पास फॉर्मूला सीधा सीधा लगेगा 2n, और यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड क्योंकि यहाँ पे है 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। 2 डबल बॉन्ड थे, फॉर्मूला क्या लगा 2n, सिर्फ पहचानने की देर है कि सिस्टम जो दिया गया है वो कौन सा है। तो 2n वाला फॉर्मूला इसलिए लगा क्योंकि मेरे पास जो दोनों एंड थे उन दोनों एंड्स पे जो ग्रुप लगे हुए थे वो दोनों डिफरेंट थे। जब दोनों डिफरेंट रहेंगे 2n वाला फॉर्मूला पुट किया, n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड सिर्फ 2 थे, तो पुट किया और आंसर आ गया हमारे पास 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, अब 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में मैं आपको एक्चुअली बता भी देती हूँ कि 4 कौन कौन से वो एग्जिस्ट करेंगे। हमारे पास ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों सिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास जो दोनों है वो दोनों ही सिस हो सकते हैं, एक फॉर्म बनेगी। अभी अगर मैं बताऊं ये जो मेरे को दिख रहा है ये अभी मुझे ट्रांस में दिख रहा है, मेरे पास दोनों ही डबल बॉन्ड इस वक्त ट्रांस में दिए हैं, तो दोनों बॉन्ड जो है वो सिस सिस में रह सकते हैं, दोनों बॉन्ड जो है वो ट्रांस ट्रांस में रह सकते हैं। अगर ये बॉन्ड मेरे पास जो इथाइल वाला है सिस में है तो मिथाइल वाला ट्रांस हो सकता है, या फिर जो चौथी फॉर्म है अगर इथाइल वाला पहले सिस था तो इथाइल वाला ट्रांस और मिथाइल वाला सिस हो सकता है। इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो हमने फॉर्मूला से निकाले 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो ये 4 एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन चारों की ओरिएंटेशन बदल बदल के, दोनों सिस हो गए, दोनों ट्रांस हो गए, जो पहले सिस था अब वो ट्रांस है, पहले जो ट्रांस था अब वो सिस है, ऐसे करके ये 4 फॉर्म्स बनेंगे। ठीक है, बट अगर मेरे पास दोनों एंड्स होते सेम तो उस केस में क्या होगा, जैसे मैं यहीं पे अगर आपको सेकेंड एग्जांपल दे दूं जहां पे मेरे पास दोनों एंड्स हैं सेम, तो आपको थोड़ा सा रो पे ध्यान देना पड़ेगा कि एंड्स तो मेरे पास सेम है। जैसे सेकेंड एग्जांपल के लिए मैं ऐसे 2 डबल बॉन्ड ले लेती हूँ, यहाँ पे भी मिथाइल और यहाँ पे भी मिथाइल, तो ये मेरी कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ये दूसरा डबल बॉन्ड था, दोनों एंड्स पे मेरे पास ग्रुप क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। अगर दोनों ही एंड्स पे सेम ग्रुप्स होंगे तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी 2n-1 प्लस 2 ρ-1, जिसमें रो की वैल्यू डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। अब ये डबल बॉन्ड जो एक साथ है इवन है या डबल बॉन्ड ऑड है, उसके अकॉर्डिंग मैं रो की वैल्यू निकालूंगी। एन यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ही रहेगा, चाहे यहाँ पे पुट करो चाहे यहाँ पे पुट करो। तो मुझे पता चलता है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है 2, इसलिए मेरे पास जो रो की वैल्यू है वो निकलेगी n/2 से। तो पहला स्टेप आप निकालो इसमें रो की वैल्यू n/2 से, मतलब n था 2, सो 2/2 रो की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। अब सेकेंड स्टेप ये फॉर्मूला 2n-1 प्लस 2 तो n मेरे पास था 2 है ना, 2 - 1 प्लस 2 रो की वैल्यू क्या थी 1 -1, तो 2 की पावर यहाँ पे 2 - 1 आ गया 1, यहाँ पे आ गई 2 की पावर 0, मतलब 2 + 1 यानी 3। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, n की वैल्यू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ही है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये बहुत क्लियर हो गया था कि अगर एंड्स मेरे पास सेम आते हैं तो उस केस में मुझे पहले रो की वैल्यू निकालनी है, ये देखते हुए कि डबल बॉन्ड इवन है या ऑड। इवन होगा तो ये फॉर्मूला, ऑड होगा तो ये फॉर्मूला। एक बार रो की वैल्यू आ गई तो फिर अपना फॉर्मूला पुट करो और टोटल वैल्यू निकालो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर अलग से पूछे जाते हैं तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें जस्ट चेक करना होता है कि सिस्टम कौन से केस को बिलोंग कर रहा है, उसके फॉर्मूलाज हमें याद होने चाहिए, और अगर हमें फॉर्मूलाज याद है तो उसके बाद आंसर निकालने में हमें 2 मिनट या 2 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। बहुत ईजी कैलकुलेशन होती है, बड़े आराम से आंसर आ जाता है। ठीक है, ऑलराइट, यस। क्लास वाले लिखवाया है ना मैम, इसका कुछ फॉर्मूले में रोल है?
फॉर्मूला में रोल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये जो 4 है ये आपके पास कौन कौन से 4 आएंगे। स्टीरियो आइसोमर्स में आप क्या करते हो, ओरिएंटेशन बदलते हो ना, कभी वो सिस हो गया, फिर वो ट्रांस हो गया, तो सिस वाला अलग बोला जाएगा, ट्रांस वाला अलग बोला जाएगा। ऐसी जो 4 फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसको हम चारों को कह रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल की वो स्टीरियो आइसोमर्स है या स्पेसिफिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, सिर्फ वो मैंने लिखवाए आपको, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूले से आंसर आ गया तो बस बात खत्म। यही पूछता है मेनली कितने आएंगे। मैम 2 की पावर 0 है तो फिर उसका 1 आएगा। हमेशा 1, किसी की भी पावर 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ये ओके। मेडिकल सो अब हाँ जी, मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे ना, कोई बात नहीं, मैं भी मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ। कई बार नहीं पता चलता ना। हाँ कोई बात नहीं, पूछ लिया करो। मैम हाँ जी, उस रिंग किया होगा। वॉइस क्लियर भी आ रही है आपकी, वॉइस क्लियर नहीं है। मैम क्लोज रिंग में क्या होगा? क्लोज रिंग में क्या होगा? जी मैम। क्लोज रिंग में कौन सा सिस्टम? जो आप क्लोज रिंग का पूछ रहे हो ना, वो अगर आपके एग्जाम में बनता है तो वो सिर्फ बन सकता है एल्केन्स वाले सिस्टम में, सिंपल वाले में, जिसके लिए मैं ढूंढ रही हूँ कि जो मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया था C4H10O वाला, उसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल जाए। वो मुझे अभी तक मिला नहीं। सिंपल एल्केन चेन्स के लिए तो मिल रहा था, लेकिन मैं उसके लिए भी ढूंढ रही हूँ। तो वो जो साइक्लिक वाली आप बात कर रहे हो वो उसी में आएगा। अदरवाइज हमारे पास इन सिस्टम्स में ओपन स्ट्रक्चर वाले के लिए ही हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, साइक्लिक वालों के लिए नहीं लगाएंगे। मैम सिंपल एल्केन के लिए जैसे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर जैसे C4H8 दिया, हाँ मैं वही कह रही हूँ, वो मैं तभी करवाऊंगी। उसीलिए हमारे पास है एक फॉर्मूला होता है, अगर 7 कार्बन तक जा रहे हो आप चेन में तो उसके लिए तो एक फॉर्मूला है 7 के ऊपर क्या करना है, लेकिन वो मैं तभी करवाऊंगी जब मुझे वो दूसरा ऑक्सीजन के साथ वाला मिल जाएगा, मैं उसको तभी शुरू करवाऊंगी। ठीक है, ओके। हाँ जी। तो ये आपका स्टीरियो आइसोमर्स वाला पार्ट यहाँ हो गया है। जो चीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो मैं फॉर्मूला बीच में कभी भी करवा दूंगी जैसे ही मुझे मिलता है। बाकी कल जो है हम बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इंडक्टिव इफेक्ट, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, उन सबको कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीक जो है वो आपका जीओसी वाला पार्ट कवर हो जाएगा और आपको फिर मिलेगी असाइनमेंट जो आपने करनी है, और उसके बाद फिर आपका जैसे असाइनमेंट के डाउट्स डिस्कस हो जाएंगे, फिर होगा आपका टेस्ट। ठीक है, यस हाँ जी। अगर किसी को कुछ नहीं कहना है तो फिर मैं क्लास यहाँ पे रैप अप कर रही हूँ। तो आपने क्लासेस जीओसी की स्टार्टिंग में लगवाई थी, वो दोबारा रिपीट नहीं करवाएंगे यहाँ से? वो एक्चुअली पहले तो आपका ये सारा जैसे चल रहा है सीक्वेंस ऐसा चलेगा, उसके बाद ही मैं बता सकती हूँ कि वो कब कैसे हम मतलब क्लासेस का वो करेंगे। करवाना तो है मैंने आपका। आपसे पूछना था सिलेबस शेयर करिए, केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है मैम शेयर करिए केमिस्ट्री का सिलेबस। अच्छा, सिलेबस शेयर करना है। सिलेबस आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ लिखा गया है अप टू बीएससी लेवल, कोई सिलेबस नहीं है उसका। तो मैम आप ग्रेजुएशन लेवल तक करवाते हो ना? एग्जैक्टली आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस के बेसिस पे, और उससे थोड़ा सा एडवांस चल के ही मैं करवाती हूँ जितना अभी तक पूछा तो गया मैम है। जितना आपने करवाया, जैसे ऑर्गेनिक का जो भी आपने करवाया, अगर हम आपको ही देख ले तो हो सकता है ना, मतलब हमसे हाँ एक्स्ट्रा कुछ बिल्कुल, देखने की नीड तो नहीं 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 है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको इस कंटेंट के बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे हमारे पास आए हो, कोर्स परचेज किया है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे आपको। यस, अगर कहीं से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलती है, लगता है और मिल रहे हैं और टाइम है आपके पास, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी मर्जी कर लो। कंटेंट के लिए आपको यहाँ से बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैम एक चीज और थी कि जैसे पेपर बोल रहे थे ना दिसंबर में होगा, तो अभी सितंबर में अभी तक तो फॉर्म आया नहीं है, तो वो आएगा, मतलब कुछ है होप? नो नो, अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट आप इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। मैं सजेस्ट करूंगी, आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन शुरू की है तो पूरे मन से अपनी प्रिपरेशन की तरफ ध्यान रखो। आ गया पेपर तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें क्लासेस थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ी या सिलेबस करवाने के लिए थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ी, वो हम करेंगे।
ठीक है, आपका ऐसा नहीं कि सिलेबस नहीं कराएंगे, सिलेबस आपका होगा, बट अगर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा पेपर को होने में, तो जिस पेस के साथ चल रहा है आपका सब कुछ उसी में कवर आराम से हो जाएगा। ठीक है, और मैम टीचर्स डे कैसा रहा आपका कल? बहुत अच्छा। आप यूट्यूब पे नहीं, आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा? नहीं मैम। करो नहीं भाई, मैम, हमने देखा बंसल नहीं। कौन सा? बंसल एकेडमी के नाम से मैंने लिंक भी तो भेजे थे एक बार, मास्टर कैडर की, वो प्रीवियस ईयर के बनाए थे मैंने वीडियो यस सॉल्यूशंस तो। यस। हाँ हाँ, उस चैनल को सब्सक्राइब अच्छा करो, उस अच्छा, पे देखो वीडियोस आई हैं, कल हम लाइव भी थे उस पे, बहुत अच्छा ठीक था। है मैम, देखते हैं। ठीक है, चलो ओके ओके देन, बाय ओके बाय। ठीक है, बाय। बाय मैम।